दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। 20 से 30% क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से या इनडायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में तो करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और यही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर बार अगर कोई 10 से 5 मार्क्स से रह जा रहा है तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर ये वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया और कहीं से करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और ये करंट अफेयर की जो वीडियो है वो हमारी यूट्यूब के प्रीमियम मेंबरशिप वालों को दी जाएगी, जिनकी फीस रखी गई है कुछ 60 रुपया। आपको बस वहाँ पे यूट्यूब पे जाके वो सब्सक्राइब करना है और आपको ये वीडियो मिलती रह जाएगी। अब जिनको वीडियो और पीडीएफ दोनों चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आइए। एक नॉमिनल फी रखी गई है, बहुत कम फी रखी गई है, जिसपे आप पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। वहाँ पे आपको वीडियो ये दोनों चीजें मिलेगी और इवन आई दृष्टि का भी समरी फॉर्म में भी वहाँ पे आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलेगी। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी दे देता हूँ। चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। तो सबसे पहला है डिसीजन टू रिटर्न अर्बन डेफिनेशन ऑफ 2027 इन 2011 के सेंसस के हिसाब से जनगणना 2027 में 11 की शहरी परिभाषा बनाए रखने की जो निर्णय लिया गया उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, अर्बन बनाने का जो एक मोटिव है कि अर्बन होना सबसे बड़ी ये जरूरत होती है कि क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ अर्बन डिसाइड करती है, अर्बन एरिया। जैसे कि आप जानते हो कि मोर देन 60% जो हमारे जीडीपी का ग्रोथ और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो वो अर्बन एरिया से ही आता है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब इसके बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है ना। तो अर्बन इकोनॉमिक्स का बहुत जरूरत होता है, ये तो समझ में आ गया। अब अर्बन जो होती है, हमारा शहरी परिभाषा क्या क्या कहलाती है? 2011 के सेंसस के हिसाब से दो तरीके से शहरी भाषा को बांटा गया। पहला है कि संवैधानिक संविधिक नगर से और दूसरा है जनगणना नगर से। तो सेंसस टाउन से और उसके बाद स्टैट्यूटरी टाउन के हिसाब से क्या होता है? स्टैट्यूटरी टाउन के हिसाब से होता है कि जहाँ कोई शहर स्थानीय निकाय या जो स्थापित हो जाते हैं उसको बोल दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि 3 भाग में बांटा गया है। अगर किसी सेंसस कोई अनाउंस करता है कि अर्बन एरिया है तो पहला है कम से कम वहाँ की जो जनसंख्या या पॉपुलेशन होनी चाहिए 5 लाख के आसपास होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। जो वहाँ के पुरुष है, जो मेल डोमिनेट जो मेल है, वहाँ पे 75% जो मेल है वो पॉपुलेशन वर्क करती हो नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में ना, गैर कृषि कार्यों में करती हो। फिर जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, इससे ज्यादा ही होता है अर्बन एरिया में, मगर बस एक बताया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 75% पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चर वर्क में है, गैर कृषि वर्क में है, तो फिर वो एरिया हमारी अर्बन एरिया को अनाउंस कर दी जाती है। ठीक है। मेन लिमिटेशन क्या होती है यहाँ पे? वर्तमान में परिभाषा का मुख्य सीमाएं क्या क्या है? तो पहली है, केवल 2 वर्गों में मिल रही है ये। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगले ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी शहरी विशेषताएं नहीं मिल पाती, वहां पे बहुत जो बावजूद वो एक शहर की तरह दिखता है मगर तब भी वो अनाउंस नहीं हो पाता है। दूसरा है, इस जितने भी इससे नीतियां और योजनाएं सही क्षेत्र पे तकनीकी कुछ कारणों से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो गवर्नेंस प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सेंसस टाउन जो स्टेब्लिश किए जा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, म्युनिसिपल लेवल पे, तो ये सब एक इजी लेवल होता है जब कोई अर्बन एरिया बनता है ना, कि आपने किसी को बता दिया कि ये महानगर पालिका है, ये नगर पालिका है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये म्युनिसिपालिटीज है, ये आपने अनाउंस कर दिया, तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, कि हमारा ये चीजें बहुत ज्यादा अर्बन हो गई है और बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल में भी होने लग गई है। तो एक इजी तरीका ये होता है जिससे गवर्नेंस पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जो डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन एस्टीमेट में है, तो अर्बन पॉपुलेशन जो कि 2011 सेंसस के हिसाब से कि 31% रखा गया है, मगर रिसेंटली एक सेंसस हुआ था जिसमें ये मतलब एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें बताया गया था कि 35 से लेके 57 जो परसेंट तक है ये ज्यादातर अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसका अर्थ क्या है? भारत में शहरीकरण को कम आंका गया है, मतलब अभी तक 2011 में कितना, सिर्फ 31% आंका गया है, मगर अभी 57% के आसपास है शहरीकरण। तो अब एक मेथड चलता है इसमें कि शहरीकरण का एक तो है दुगरा दुर्गबा दुर्गबा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। इसके हिसाब से जब इसका डिटेल निकाल गया कि किस किस तरीके से होता है, तो 1/1 किलोमीटर के अधिकतर 2 आंकड़े मिलाकर वर्गीकरण किए जाते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डेंसिटी में घनत्व में कितने लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी में और अदर एक्टिविटी में। आपको यहाँ पे ये चीजें पता चलती है। तो ये सिस्टम और कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये क्या है, यूरोपीय संघ में किया गया है, संयुक्त राष्ट्र में बताया गया है इसके बारे में, विश्व बैंक इस प्रणाली को अपनाती है और इसी एक परिभाषा को भी अपने पास रखती भी है ना।
फिर वाई हैज ए इंडिया नॉट अडॉप्टेड इट नाउ, इंडिया ने अभी तक क्यों नहीं अडॉप्ट किया? पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया इसलिए अभी तक इसको नहीं अपनाया है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी ज्योग्राफिकल डेंसिटी या डाइवर्सिटी बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हमारे भौगोलिक घनत्व है वो बहुत ज्यादा होने के कारण, और भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा स्प्रेड होने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है ना। अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स है जो ऑब्वियसली आने की सबसे ज्यादा संभावना भी होती है। तो सेंसस टाउन के तीन मानदंड है, मैं बताया था आपको कि 5,000 जनसंख्या, कम से कम 75 पुरुष जो होती है वो गैर कृषि वर्ग में होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर वर्ग में होनी चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व के हिसाब से होने चाहिए। फिर सेंसस के हिसाब से 31% रखा गया था, मगर आधुनिक मानदंड के हिसाब से ये 35 टू 57 के बीच है। मेरे ख्याल से जब अभी नया सेंसस हो जाएगा कंप्लीट तो अराउंड 49 या 50 के आसपास ये आपको अर्बन एरिया देखने मिल भी जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं, विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, विशाखापट्टनम घोषणा। ठीक है, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन को हम दूसरी भाषा में बोले तो 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, जिसको हम 28 नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन बोलते हैं। कहाँ पे हुई है? ऑब्वियसली विशाखापट्टनम दिया तो विशाखापट्टनम में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में, बस इतना याद रखिएगा। आयोजित करता, अब आयोजनकर्ता में क्या क्या रहेगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता चलनी कि किसने ऑर्गेनाइज किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने किया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने किया है। फिर दूसरा है मिट्टी ने किया है, मिट्टी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। फिर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी इसको स्टेब्लिश किया है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका करने के लिए, तो जो इसका थीम रखा गया है, तो इसका जो थीम रखा है, जो विषय रखा गया वो है विकसित भारत, सिविल सेवा एंड डिजिटल परिवर्तन। और जो इसका दृष्टिकोण रखा है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। ठीक है, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करके होता है। तो विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विजन है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। की फीचर क्या है इसका? डिजिटल इंक्लूजन किया गया है, जैसे यहाँ पे एक्सपांशन किया जाएगा, यहाँ पे एक्सपांशन किया जाएगा कि, एक मिनट, कि यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाएगा आपका कि कैसे कैसे इधर वर्क हो रहा है। NESDS है, जैसे नेशनल ई सर्विस डिलीवर असेसमेंट है, ये इंश्योर करेगी कि किसी डिजिटल मीडियम के थ्रू पे आपको बेसिक फैसिलिटी और इजीली अवेलेबल करवाया जा सके, है ना। इसी के साथ में एक्सपेंशन ऑफ AI बेस्ड सर्विस है। कौन कौन सी है? तो जैसे आपकी है भाषनी है, जो मल्टीपल लैंग्वेज में AI को प्लेटफॉर्म दे रही है ना। तो भाषनी का क्या काम है? भाषनी का कि भारतीय जितनी भी भाषा है डिजिटल माध्यम से जोड़ी जा रही है, जिससे बहुभाषीय AI प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। फिर डिजी यात्रा, जिसमें हवाई अड्डे पर जो फेस आधारित सीमलेस यात्रा सुविधा है वो प्रोवाइड की जाए। इसके इसी के साथ में नेडरेस V2 है, जो कृषि जोखिम और आपदा प्रबंधन के लिए AI सक्षम सूचना दी जाती है कि एक AI के थ्रू पे आपको अवेयर करवा दिया जाएगा। इसी के साथ में कृषि और नवाचार के ऊपर है, एग्रीकल्चर इनोवेशन के ऊपर क्या है कि यहाँ पे द नेशनल एग्रीस्टेक एक्सपांड्स क्या करता है, इंटीग्रेटेड एंड डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर डेटा है। एम्फेसाइज ऑन रेप्लिकेटिंग ऑफ रोहिणी मॉडल है। अब रोहिणी मॉडल में ये महाराष्ट्र का एक मॉडल है जिधर पे डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया है। अब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करने का सबसे बड़ा एक अच्छा फायदा ये हो गया था कि यहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव जितनी भी सोसाइटी होती थी, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी, वो उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा ग्रोथ किया, जिसका एक क्लासिक एग्जांपल है, एक है कपास और एक है गन्ना। और दूसरा है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप सीरियल फूड जानते हो जिसको मोटा अनाज बोलते हैं हम, बाजरा हो गया, वो सब हो गया, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ होने लगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा ग्रोथ होने लग गया, जो लगभग गुजरात के बराबर करने लग गए। तो गुजरात में ऑलरेडी ये बहुत पहले से था। ओके, फिर एसेंस ऑफ ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस का सार क्या है? तो ई गवर्नेंस मतलब होता है जो हमारी एनसीईआरटी की बेसिक लैंग्वेज में, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की कर दीजिए गई है। जब आपको ये PDF मिलेगी तो आप इसको पढ़ लेना। ई गवर्नेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से ये रहा। मैं पॉज कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा जरूर। देखिए, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, करंट अफेयर पे अगर आपका पकड़ ही बहुत वीक है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, पढ़ के कोई मतलब नहीं है, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के ऊपर चलते हैं।
एक तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ना संविधान में बनाया गया है कि भाई ये मिली गई है पूरी सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू पे। तो 15 सितंबर 2025 को, सबको पता है, ये एक तिथि है। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में गया था ये केस, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि भाई देखो ये गलत है कि क्या है, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है। हर एक के हक की बात होती है, हर एक को जगह पे इक्वलिटी देखना चाहिए, तो उस इक्वलिटी के तौर पे देखा गया भी है। ओके। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? वक्फ, सिंपली क्या है डेफिनेशन वक्फ का, कि मैनेज बाय द मुतावली। कौन करता है इसको मैनेज, कौन करता है, मतलब कौन इसका प्रबंधन देखता है? तो मुतवल्ली देखते हैं, मुतवल्ली देखते हैं, तो ये इसकी पूरी एक मैनेजमेंट देखते हैं। इसी के साथ में कुछ फैक्ट है जो कि हर बार सबको सुनाई दी है, मैं इसलिए इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप अपनी तरफ से देख सकते हो। ओके। अब चलते हैं न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता। इसके पहले मैं कुछ वक्फ के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछने की आदत है। तो यहाँ पे दो नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, जिसमें से दो नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, दो जो मुस्लिम वुमेन होगी वो होगी, फिर सीईओ मतलब जो इसका जो चेयरपर्सन होगा वो पॉसिबली हो सकता है मुस्लिम हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो मुस्लिम ना भी हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि मुस्लिम होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो सेक्शन 3 आ रहा है कि 5 ईयर ऑफ रिलीजियन प्रैक्टिसेस ऑफ स्टिपुलेशन होना चाहिए, तभी आप डोनेट कर पाओगे। फिर सेक्शन 3C बोलता है प्रोहिबिट ऑफ रिमूवल ऑफ वर्क स्टेटस बिफोर द गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और वक्फ कोई अगर एक्शन लेता है तो विद इन 19 डेज के अंदर आप या तो हाई कोर्ट में या तो खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप चैलेंज कर सकते हो उस चीज को। वक्फ ऑफ यूजर प्रोटेक्शन है, 8 अप्रैल 2025 पे एक्सपायर्ड लेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, वक्फ एक इंस्टीट्यूशन बनेगा जिसमें रिलीजियस चैरिटेबल प्रॉपर्टी और मैनेजेबल वक्त मुतवली, ये सब का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसके थ्रू पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जा पाए और फिर से करप्शन जैसे कुछ चांसेस नहीं थे। मतलब बहुत से ऐसे वीडियो है, मैं इस चीज के ऊपर नहीं जाऊंगा, मगर हाँ ये चीज होती है कि जब एक न्यूट्रल स्टेप लिया जाता है तो उसमें सोसाइटी का भला होता है। ओके। नीड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ऑफ जजेस। अब यहाँ पे जजेस का बात करने का यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता, ये बढ़ाने का जो सबसे बड़ा रीजन था कि आपको ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल कि आप एक ए सिटी में, जैसे आप प्रयागराज में रहते हो, प्रयागराज में 10 जज बैठे हैं। अब आपको पता है 10 में से 6 तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मगर 4 काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो 6 काम कर रहे हैं इन लोग लगभग हर महीने 1,000 सॉल्व करवा दे रहे हैं, और जो 4 ये सिर्फ 40 कर पा रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया ना कि ये 6 जज के पास आप बोल सकते हो एफिशिएंसी काफी अच्छी है। आपको एक तरीके से ये पता चला। अब ये सब चीजें करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ 88,000 के आसपास केस पेंडिंग है, इससे ज्यादा ही केस पेंडिंग है, और उच्च न्यायालय और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होती है वहां पे इसी केस की जो पेंडेंसी वो लगभग 2 लाख से 3 लाख के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा केस पेंडिंग है। तो इससे ये हो जा रहा है कि एक तो पब्लिक के बीच में हमारा विश्वास कम होते जा रहा है कि किस तरीके से हमारी पूरी गवर्नेंस फैसिलिटी चल रही है। क्या हो गया है, जुडिशरी के ऊपर भी धीरे धीरे ऐसे विश्वास उठाना चालू हो रहा है। तो असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी, फिर इंप्रूवमेंट इन डिस्पोजेबल रेट। अब आपको जैसे मैंने बताया ना कि डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, मतलब हाँ, निपटान दर में सुधार नहीं हो पा रहा है, वो करना है। संस्थागत पारदर्शिता आपको अनाउंस करनी पड़ेगी, और इसी के साथ में जन विश्वास की पुनर्स्थापना करने के लिए आपको ये फास्ट ट्रैक तरीके से और अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्टिविटी गैप जो है, जिसको उत्पादकता अंतर जो बोलते हैं, ये कहाँ से क्या हो रहा है भाई? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ न्यायाधीशों की मामला में निपटार दर जो है बहुत अधिक होती है, और कुछ कुछ की होती ही नहीं है, तो जिसके वजह से ये पेंडेंसी और बढ़ जाती है। ओके। तो पब्लिक एक्सपेक्टेशन है कि हर सिटीजन चाहता है कि एक तो टाइम बाउंडेड और एक्सेसिबल जस्टिस हो पाए, है ना? क्यों? अब ये तो भाई सीधी सी बात है, अगर जिसको भी समय बंधित और सुगम न्याय नहीं मिल पाएगा वो तो इस चीज में डरता ही रहेगा कि कैसे मैं इस न्याय को इंश्योर कर पाऊंगा, और फिर उसका भरोसा उठने लगेगा, और ये भरोसा इकोनॉमिक्स और दोनों पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा करता है। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैंने जो आपको बता दिए, इतने ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। अब चलते हैं USDISE प्लस पे चलते हैं, जो कि 2024 और 25 में रिपोर्ट में स्कूल के नामांकन में गिरावट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अभी तक आपने जैसे पढ़ा सब कुछ, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वक्फ बोर्ड जो बिल अमेंडमेंट है इस पे प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? ठीक है। लोकसभा में कब पास हुआ? यूपीपीसीएस वाले तो स्पेशली बताइए। अच्छा, वक्फ बोर्ड सबसे पहला कब बना? इतना आपको ये चीजें आपको बतानी है।
और वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, यूडीआईएससी प्लस 2024-25 के रिपोर्ट के हिसाब से स्कूल एनरोलमेंट डिक्लाइन हुई है। अब यहाँ पे डिक्लाइन होने के लिए यहाँ पे इस आर्टिकल में मल्टीपल रीजन बताए। ठीक है, यूडीआईएसई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ कुछ कुछ क्षेत्रों में अनाउंस किया गया था, कुछ कुछ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में अनाउंस करके फिर यहाँ पे उसके एनालिसिस के तौर पे बताया गया। ओके, तो अब यहाँ पे बताया गया है कि टोटल क्लास कितने 1 to 12 है। तो टोटल एंडोस एनरोलमेंट क्या रखा गया है यहाँ पे, तो 24.69 करोड़ रखा गया था। और 2023-24 में ये 24.80 करोड़ था। तो मतलब पहले से एनरोलमेंट कम हुई है, एक सर्वे के थ्रू पे ये पता चला। तो अब यहाँ पे कुछ एनरोलमेंट के रेशियो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। तो जो सबसे पहला जो रीजन ये समझ में आ रहा है प्राथमिक लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल पे है, कि पहले तो ग्रेड 1 से लेके 5 तक में जिसमें 10 करोड़ थी, बाद में ये 10 से 10.44 करोड़ हो गई है, 10.44 करोड़ हो गई है। फिर उसके बाद टोटल डिक्लाइन हुई है कि 34 लाख के आसपास डिक्लाइन हुई है। तो डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिर मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे जो रिफॉर्म आ रहे हैं, जैसे कि 6th और 7th और 8th में जहाँ पे एनरोलमेंट इंक्रीज हुई है, 9th और 10th में भी जहाँ पे एनरोलमेंट इंक्रीज हुई है। लेकिन जो मेजर रीजन जो मुझे भी लगता है वो सबसे बड़ा जो रीजन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप मेंस में लिखोगे, टोटल फर्टिलिटी रेट। जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो अब डिक्लाइन हुई है। 2.0 का रखा गया था, लेकिन 1.9 की खबर आ रही है। और वहीं पे सेंसस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बोला गया था कि 2.1 रखना चाहिए, जिससे हमारी एक प्रॉपर हेल्थी ग्रोथ हो पाए और कोई बूढ़े लोग ज्यादा ना हो जाए। लेकिन ये चीज हो रही है कि अब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग गई है, और इसी का इम्पैक्ट आपको भी एजुकेशन में दिखने लगा है। ओके, समझे, बहुत अच्छा कीवर्ड था ये। मैं बोला आपको बता दूं, आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत मदद भी मिलेगी। इसी के साथ मुझे बता दीजिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सबसे पहला कब करवाया गया। चलिए, फिर उसके बाद ड्रॉप आउट रेट, जो ड्रॉप आउट रेट है इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूवमेंट में जो पता चला है कि अब बहुत कम लोग डिक्रीज कर रहे हैं अपने ड्रॉप आउट को, अब धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यूडीआईएसी क्या है। तो इसके बारे में सिंपल सी चीज है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, कि यूडीआईएस का जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस है, जिसने आपको अवेयर करवाया कि एनरोलमेंट क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है पूरे के एजुकेशन में, टीचर कैसे है, लर्निंग आउटपुट क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब चीजें आपको देखने मिल जाएगी। ओके, अब इसी के साथ में पिटिशन टू ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द एम्बिट ऑफ पोश एक्ट रिजेक्ट है। अब पोश एक्ट का जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज थी कि मैं इसके ऊपर एक ज्यादा ना डिटेल में आते हुए सिर्फ एक सिंपल चीज बता देता हूँ मैं। यहाँ पे बात की गई थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी तरक्की से इस तरीके को यूज कर देती है, एज अ पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सो दैट द पोसा पोश एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स, कि आप किसी पॉलिटिकल मेंबर्स या कोई आपके ही एम्प्लॉय है उसके साथ कोई ऐसे संबंध ना बनाए जिससे पूरे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी या पूरे एक पॉलिटिकल ढांचा को इम्पैक्ट पहुंच जाए। ठीक है, इसी के साथ में 48th एनुअल ओशियन लॉ पॉलिसी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे हुई है, ये गुजरात में हुई है ऑब्वियसली। अब आपको याद कैसे रखना है, ओशियन है, गुजरात है, बस इतना याद रख लीजिए। कौन सा था, 48वां था। मेन टॉपिक मतलब यहाँ का थीम क्या रखा गया था, विकासशील देशों की दृष्टि से महासागर शासन, इंग्लिश में ओशियन गवर्नेंस फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों में दे दिया गया है, जो जहां से भी आ जाए। की फीचर इस प्रोग्राम में रखा गया था कि द कॉन्फ्रेंस इज द फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ था इंडिया में एज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो अब यहाँ पे इसके पूछे जाने की चांसेस सबसे ज्यादा होगी। फिर इसी क्रम में स्टोकन सेंट्रल इंटरनेशनल लॉ है, यूएस नेवल वॉर कॉलेजेस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ये सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, तीनों की तीनों ने। तो इंडिया की प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, कि पहला तो सतत मत्स्य पालन करो, सस्टेनेबल फिशरीज करो। फिर दक्षिणी सहयोग, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन बढ़ाओ। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान स्वयं में करो, कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस मॉडर्न साइंस को लाओ। फिर नवाचार आधारित वित्त पोषण लाइए। तो इनोवेशन लीड फाइनेंस सिस्टम्स लाइए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए। अब यहाँ पे आईओआर मतलब इंडियन ओशियन रीजन का
सबसे बड़ा की रोल क्या है? इंडियन ओशियन रीजन देखिए 1/5 जो वर्ल्ड का ओशन है वो कवर करती है, यहाँ पे इतना पता हो जाना चाहिए, जिसमें सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया भी आता है। इसके अंदर इट इज देयर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द ग्लोबल कनेक्टिविटी, ट्रेड, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ये सब चीजें यहाँ पे इंश्योर हो पाती है। ओके, चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। अब जो आपका पूरा इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ पे जैसे 50% ग्लोबल कंटेनर जो ट्रैफिक है वो यहीं से होके जाती है। 80% ग्लोबल जो शेयर ट्रेड है वो भी यहीं पे ऑपरेट होता है। तो ये सब रूट काफी इंपॉर्टेंट है और यही सब चीजें आपको अपने मेंस में जब लिखते समय बहुत ज्यादा मदद भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 20 वर्ष हो गया इसको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 है, इसको अब 20 साल हो चुके हैं। तो अब इनके कुछ आउटपुट है और कुछ गैप वाले रिपोर्ट भी है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे और आपको एक समझ में आए कैसी एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को बता सकती है कि आप कितना गलत जा रहे हो। ओके, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो 2005 की है, इसने 20 साल के पूरे इफेक्टिव एंड चैलेंजेस को कवर किया है। तो जो यहाँ पे 19 सितंबर को ये पूरी एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि अब 1 in every 3 वुमेन एक्सपीरियंस अ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस देयर लाइफ टाइम। हर पूरी जिंदगी भर में उसने फेस किया है। बहुत सारे रीजन है इसके अंदर। तो दो रिपोर्ट थे, पहले तो एनसीआरबी सबको पता है, फिर एनएफएसएचएस, ये भी पता, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। अब ये दो रिपोर्ट आते हैं, बहुत फेमस रिपोर्ट है। अब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 2021 में 507 केस थे, 2022 में 468 केस है, मतलब केस कम हुए हैं। लेकिन वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, फाई के हिसाब से, कि 29.3% मैरिड वुमेन रिपोर्टेड की है फिजिकल, सेक्सुअल एंड मेंटली। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या पता चला, बहुत ज्यादा केसेस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से पता चला। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे अलग अलग हुआ? देखिए, होता क्या है यूजुअली में जब औरतों के ऊपर कोई मारपीट या सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें होती है तो इसमें औरतें अस्पताल में जाती है, तो जब पुलिस कंप्लेंट की बारी आती है तो बहुत बार पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत रेयर पुलिस कंप्लेंट हो पाती है। तो एनसीआरबी जो होती है ये ज्यादातर हमारी पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से चलती है। लेकिन वहीं पे जैसे आप हेल्थ में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे डेटा तो पड़े ही होते हैं एट द एंड। उस डेटा के हिसाब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपना एक रिपोर्ट दिया है। तो रूट कॉज क्या क्या है? सब ऑब्वियसली है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। एक तो मसल पावर है, हर एक आदमी के अंदर ज्यादा ताकत होती है, औरत के अंदर कम ताकत होती है, जिसके वजह से वो मारपीट कर लेता है। उसको लगता है वो जीत जाएगा। फिर डाउरी डिस्प्यूट है, फैमिली प्रेशर बनाया जाता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है कि भाई औरतें घर का ही काम करेगी, बाहर का तो काम कर ही नहीं रही है। जब बाहर का काम नहीं कर रही है तो अब उसको हमेशा ये डर लग रहा है कि अगर मैं बाहर का काम ही नहीं कर रही तो मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे करूंगी, वगैरह वगैरह। ये सब उनके दिमाग में टेंशन आता है। वीक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है, कोई भाई इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट ही नहीं। कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए या कोई ऐसी एक एनजीओ होनी चाहिए जो रियल में हेल्प करे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लीगल प्रोसीजर है, तो लीगल प्रोसीजर के ऊपर पूरी बात होती है। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है वुमेन सेफ्टी एंड असिस्टेंस के ऊपर? तो मिशन शक्ति निकाला गया, वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से अब नंबर 802 टोटल है, जिसमें से 10.80 लाख वुमेन सोफार अभी तक बचाया जा चुका है, सेफ्टी प्रोवाइड भी किया है। इसी के अपने 181 हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फोन करिए, कंप्लेन कर दीजिए, जो आगे का प्रोसीजर रहेगा वो किया जाएगा। अब लीगल प्रोविजन जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टिल लिख दिया है। मतलब कभी कभार होता है ना कि सर कुछ भी पूछ लेता है यूपीएससी यूपीपीसीएस, बस उसी के लिए लिख दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफमेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रेपुटेशन प्रोटेक्शन। तो मानहानि का अपराधीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाना, प्रतिष्ठा संरक्षण, इसके ऊपर बात होगी। ठीक है, अब ये तो बहुत डिफेमेशन, तो आपको पता है डिफेमेशन क्या होता है, कि भाई आपने किसी के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी कर दी जो कि बहुत गलत लगी, तो वो सबसे बड़ा कॉज कर देगा। तो यहाँ पे दो तरीके, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल में मिनिमल पेनल्टी होती है, क्रिमिनल में 1 से 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो भारत न्याय संहिता के हिसाब से 2023 में सेक्शन 356 में तो एक पनिशेबल इम्प्रूव किया गया था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर मैक्सिमम 2 साल, अब 2 साल से ज्यादा नहीं, या तो फाइन दे दो या तो दोनों दे दो, ये दोनों करके क्रिमिनलाइज में बता दिया था। अब इसके कॉज के, एक तो ये इम्पैक्ट तब करता है कि जब आपको दी गई है आर्टिकल 19 में पावर, आर्टिकल 19 1 सब आर्टिकल ए में,
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गिव करेगा, फ्रीडम देगा, एक्सप्रेशन देगा सिटीजन को, है ना, कि आप आपके पास आजादी है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपने वो बोलना प्रेफर ही नहीं किया, आप डायरेक्ट निकल लिए। आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे? द लॉ कमीशन, द लॉ क्रिमिनल डिफेमेशन सप्रेस द criticism and free expression है। Therefore, the Supreme Court said that it is necessary to recognize this issue। अब पोजीशन ऑफ द लॉ कमीशन क्या है यहाँ पे? 22nd लॉ कमीशन 2023 में रिकमेंडेशन टू कंटिन्यू क्रिमिनल डिफेमेशन है, कि बोला गया भाई 22 लॉ कमीशन के थ्रू पे कि आप जितना हो सके जल्दी से ये डिफेमेशन वाला कॉन्सेप्ट अपने जो प्रावधान से वहां से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे पब्लिक एक तो अवेयर और खुल के बोल नहीं पा रही है। तो ये सब चीजों के ऊपर है। मेंस के ऊपर काफी अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने भी आपको समझा भी दिया, और जब मेंस का मैं जब करंट अफेयर मैगजीन पढ़ाऊंगा तो और डीपली इस चीज को कवर कराने की कोशिश भी करूंगा। चलिए, अब इसी साथ में बात करते हैं मैटरनिटी मोर्टेलिटी इंप्रूवमेंट इन इंडिया, एसआरएस। अब यहाँ पे आपको पता चला है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि 1 लाख पर मैटरनिटी के हिसाब से देखा जाता है। इट इज द की इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ मैटरनल हेल्थ सर्विस कंट्री ऑफ द स्टेट है। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। इसे हमने इंडियाज का पोजीशन क्या है? 88 पर 1 लाख लाइव बर्थ है। इट डिनोटेड टू अ स्टेबल पोजीशन है, दैट इज नाइदर रैपिड और इम्प्रूवमेंट नॉर ग्रोथ है। ओके, इंडियाज पोजीशन क्या है 21 2023 में? तो आपको ये चीजें याद रखिएगा कि 88 पर 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर से जारी है। ये आपको टोटल मोर्टेलिटी रेट याद रखना। स्टेट स्पेसिफिक है, जो सबसे ज्यादा खराब स्टेट जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो है बिहार है, झारखंड है, यूपी है। हाँ, स्टिल यूपी है, एमपी है, राजस्थान है। बिहार की तो बहुत ही हालत खराब है। मतलब ये एक ऐसा देश है ना जो ऊपर से तो पहला नहीं आ पा रहा है, लेकिन नीचे से जरूर पहला आ रहा है। आप एसडीजी 3.1 को जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे लोग होता है ना कि यूपी पीसीएस में तो स्पेशली जो टेबल देते हैं मैच करने के लिए, तो यही सब चीज होती है। करंट अफेयर से ऐसे ही आता है, फिर हम उसी को इग्नोर कर देते हैं। ओके। हाँ, अब मातृत्व स्वास्थ्य सुधार एवं उसके प्रमुख योजना है, जेएसवाई है, जननी सुरक्षा योजना है। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। फिर एमडीएसआर है, कि इसमें मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पांस के ऊपर बात की जाएगी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे के ऊपर है। फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल के ऊपर है। तो ये सब बहुत की इनिशिएटिव है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप मेंस के लिए भी नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे वुमेन लिखिए और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसके पूरे पॉइंट की फैक्ट्स लिख लीजिए। बहुत मदद मिलेगी, बिलीव मी। ये जो ऐसी चीजें है ना, बहुत रेयरली कहीं मिलती है, इजिली आपको मिल जा रही है, तो एडवांटेज उठा लीजिए। ना सालों साल तो पड़े ही है, एग्जाम देते रहिए। नेशनल वुमेन सेफ्टी एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, नारी, जिसको नारी 2025 दिया गया है। अच्छा, इसको इशू किसने किया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इश्यूज किया। कब हुआ है? 9 सितंबर 2005 में हुआ है। ओके। अब इस रिपोर्ट का जो जो सबसे बड़ा, जिसको हम बड़ा आउटपुट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द फॉलोइंग सिटीज वेर कंसिडर द सेफेस्ट है। सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी एक भी यूपी की नहीं दिखेगी। तो पहला है कोहिमा, नागालैंड। अब नागालैंड में एज अ पैटियार्कल, मतलब पुरुष प्रधान नहीं है वहां पे, महिला प्रधान समाज है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर उड़ीसा, ऐजवाल मिजोरम, गंगटोक सिक्किम, ईटानगर है। फिर महाराष्ट्र मुंबई में। अब आपको इधर से एक चीज तो समझ में आएगी। देखिए, अभी हमने सिटी की बात की थी, जितने भी आप नाम सुने सब सिटी है, ठीक है। तो सिटी में तो ये तो समझ में आ गई, सिटी में सिक्योरिटी, अवेयरनेस और एज अ सोसाइटी के बैरिकेड से बाहर निकलने का एक तरीका आपको समझाया गया है। ठीक है, मोस्ट सबसे ज्यादा अनसेफ जो है वो है हमारा बिहार। मैं बोला ना, हर चीज में बिहार नीचे से ऊपर है। ठीक है, पटना है, फिर उसके बाद राजस्थान आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, झारखंड आएगा। जम्मू कश्मीर की हालत भी खराब ही है। क्यों खराब है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके। चलिए, नेशनल सेफ्टी स्कोर क्या है? नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी स्कोर जो है हमारा 65% है। एज अ वुमेन के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज्यादा ही है। हरासमेंट जो है 7% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ हरासमेंट पब्लिक प्लेसेस में। मतलब पब्लिक प्लेस में हरासमेंट हो रहा है, घर की तो बात ही अलग है, पब्लिक प्लेस में भी हो रहा है। और 20 जो भी है अमंग द वुमेन ऑफ एज 24, दिस वाज अ 14% है। तो रिस्क हायर फॉर द यंगर वुमेन। यंगर वुमेन में और ज्यादा है कि वो होता है ना, कभी कभार कुछ कोई नेता या कोई तो आके कमेंट कर देता है, भाई कपड़े ऐसे मत पहनो वगैरह वगैरह, दुनिया भर की जो मानसिकता बता दी जाती है। और सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन तो सेंट्रल एशिया में।
क्यों है ये आपको पता है? वहां पे तो बहुत ज्यादा वुमन को दबाया जाता है, मतलब मैं बात भी नहीं कर सकता उन चीजों के ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा उनको दबाया जाता है। नेशनल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये इवेंट है तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो ये पॉलिसी है जिसमें हम बताएंगे भी कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे एक्शन प्लान कैसे होंगे, कैसे हम सपोर्ट करेंगे कि जीरो मिशन प्लान का। हाँ मुझे पता है सितंबर के सब करंट अफेयर के मैगजीन को कवर किया जा रहा है, लेकिन इसी तरीके से आया था। एक क्रॉनिकल पतली वाली थी, फिर और भी ऐसे 4-5 मैगजीन को मिला के बनाया गया, तो उस टाइम पे बनाते समय यही सब चीजें सबसे पहले दिखी थी। ओके, चलिए फिर और क्या है इसमें? नहीं, इसमें और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फैक्ट है, ये आप भी पढ़ सकते हो, मतलब मुझे बताने का कोई मतलब नहीं है। ब्लू पोर्ट विकास, भारत एफए तकनीकी सहयोग, ब्लू पोर्ट डेवलपमेंट इंडिया एफए टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के ऊपर है। तो अब ब्लू पोर्ट तो आपको समझ में आएगा, ओशियन आ गया, मतलब फिशरीज डिपार्टमेंट से तो रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल फिशरीज है ही है, यहाँ पे मत्स्य मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है। अब ब्लू पोर्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ब्लू पोर्ट का मतलब ये हो जाता है जहाँ जो ब्लू पोर्ट इज अ स्मार्ट इंटीग्रेटेड फिशिंग लेबर मॉडल है, हार्बर मॉडल है सॉरी। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि आप एक आधुनिक तकनीक के थ्रू पे कैसे आप एक मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन कर सकते हो, इसके ऊपर पूरी बात की गई है, जिससे हमारी पर्यावरण और हमारी आधुनिकता और हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में फोकस में रखते हुए करा जा सके। की टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग पोर्ट्स के ऊपर है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग्स है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के थ्रू पे होगा, ई गवर्नेंस के थ्रू पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पे, है ना? तो और उसके साथ में ऑटोमेशन के साथ में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और अक्षय ऊर्जा और कचरा प्रबंधन, जिससे कि मरीन पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस में रखते हुए बनाया भी गया है। फिर इंडिया एफ ए कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइज 3 वेबिनार्स किए गए हैं, जिसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य रखा गया है वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए रखा गया है। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए बंदरगाह आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी दिशा दी गई है, जिसे पोर्ट डेवलपमेंट टेक्निकल डायरेक्टर के थ्रू पे किया जा रहा है। अब इसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में भी क्या किया जा रहा है, आपको यहीं पे से तो ये फोकस करवाया जा रहा है कि कैसे एक डेवलपमेंट के थ्रू पे किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में जो सबसे बड़ा जो आपको एक चेंजेस देखने मिल जाएगा, ठीक है। अब वहां पे सबसे बड़ा चेंजेस क्या आपको देखने मिल जाएगा, सॉरी वहां पे किसी जिनका नाम कैसे आ गया पता नहीं, मगर ठीक है। अब वहां पे सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि यहाँ पे आधुनिकीकरण को, मॉडर्नाइजेशन को, वैल्यू एडिशन को सबसे ज्यादा मदद दी गई है, ताकि फिशरीज डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ये एक्टिविटी हो पाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। पहला वीडियो है, फ्री है, तो मेरी तरफ से ये दिखाने की कोशिश थी कि कैसे हमने पूरा इस पहले वीडियो में पहले समझाया गया है कि हमारी करंट अफेयर मैगजीन किस तरीके से आपके लिए काम कर जाएगी। ओके, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जरूर इस टेलीग्राम के चैनल या तो हमारे व्हाट्सएप यूट्यूब के चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिससे आपको भी बेनिफिट मिले। ओके, हमारा मकसद यहाँ पे बहुत इजीली और ट्रांसपेरेंट वे में प्रोवाइड करने का रीजन है, और इसके पीछे एक दूसरा रीजन ये है, इसलिए हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई एग्जामिनर या कोई क्लासेस वाला भी इस चीज को देख के अपने पास इम्प्लीमेंट करे या नुकसान हो हमारा ही, तो बस इसी के लिए इसको रोका भी जा रहा है। बाकी हम आपकी मदद एकदम इजी से इजी वे में कर पा रहे हैं, बहुत सस्ते में कर पा रहे हैं, इससे सस्ता आपको शायद सही कोई दे पाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।